नमस्कार। आज कोर्टनामा के इस अंक में हम पुलिस द्वारा कानूनों का दुरुपयोग तथा न्यायिक व्यवस्था अर्थात जुडिशियल सिस्टम पर चर्चा करेंगे। बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले शिवपुरी की पीके यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रणजीत सिंह दिल्ली से झांसी जाने के लिए ट्रेन में सवार हो गए। रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली के राष्ट्रीय अधिवेशन से लौट रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता छात्रों ने उन्हें ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर उतारा। काफी देर तक एम्बुलेंस और अन्य साधन नहीं मिलने पर छात्र उनकी जान बचाने के लिए रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी गाड़ी में उनको लेकर हॉस्पिटल गए। बाद में पता चला कि ये गाड़ी हाई कोर्ट के किसी माननीय जज की थी और गाड़ी के चालक ने इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी थी और पुलिस ने थोड़ी देर बाद जया रोग हॉस्पिटल के बाहर से गाड़ी बरामद कर ली। इस मामले में पुलिस ने गाड़ी ले जाने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ग्वालियर सचिव हिमांशु श्रोत्री जी और उप सचिव सुकृत शर्मा जी पर डकैती का मामला दर्ज कर उनको गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। इस घटना की जांच के निर्देश प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव ने दिए हैं, लेकिन इस पूरी घटना ने कुछ प्रश्न भी खड़े किए हैं जिन पर हम सबको विचार करना चाहिए। पहला यह कि क्या किसी की जान बचाने वाले एबीवीपी के छात्र कार्यकर्ताओं ने कोई अपराध किया है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इन सेवाभावी संवेदनशील देशभक्त छात्रों पर डकैती का केस दर्ज करना उचित है। और तीसरा प्रश्न यह कि क्या इस मामले में ड्राइवर, पुलिस अधिकारी और जज पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन सब प्रश्नों पर विचार करने के लिए आज हम कोर्टनामा का अंक लेकर आए। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि क्या एबीवीपी के विद्यार्थियों ने कोई अपराध किया है। इस संबंध में विदित हो कि भारतीय दंड संहिता 1860 का चैप्टर 4, जिसमें धारा 76 से 106 तक का वर्णन है, ये धाराएं अपराध के सामान्य अपवादों जनरल एक्सेप्शंस के प्रावधानों से संबंधित है। अर्थात अध्याय में 4 में उल्लिखित परिस्थितियों और अपवादों के तहत कोई भी अपराध करने वाला व्यक्ति आपराधिक दायित्व से मुक्त है और इस धाराओं के अनुसार ऐसे मामले में उसे सजा नहीं दी जाएगी, भले ही कोई व्यक्ति किसी का मर्डर भी क्यों ना कर दे। आईपीसी के चैप्टर 4 के अंतर्गत धारा 81 में भी एक ऐसा प्रावधान है जो ये कहता है कि आवश्यकता पड़ने पर किए गए आपराधिक कार्य से किसी भी अपराध की सजा से छूट प्रदान करना संभव है। आईपीसी की धारा 81 के अनुसार बिना किसी आपराधिक इरादे के किसी व्यक्ति या संपत्ति को अन्य बड़े नुकसान से बचाने या रोकने के लिए सद्भावना से किया गया कोई भी कार्य मानते हुए जानते हुए कि इससे कोई अपराध होने की संभावना है, अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इस धारा को कोई अन्य विकल्प नहीं का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ नो अदर ऑप्शन भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी अन्य बड़े नुकसान को रोकने या टालने के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति को छोटा नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। हालांकि ध्यान देना चाहिए कि किया गया कार्य अपराध बिना किसी आपराधिक इरादे के और इस जानकारी के साथ किया जाना चाहिए कि यदि इसे रोका या टाला नहीं गया तो इससे कुछ ज्यादा अपूरणीय नुकसान होने की संभावना है। यह धारा किसी व्यक्ति या संपत्ति को अधिक नुकसान से बचाने के लिए कम नुकसान करने की अनुमति देती है। ऐसी स्थितियों में जहां आवश्यकता किसी व्यक्ति को कुछ गैर कानूनी कार्य करने के लिए मजबूर करती है, व्यक्ति धारा 81 के बचाव का उपयोग कर सकता है, क्योंकि मन की इच्छा और इरादे के बिना कोई भी अपराध का दोषी नहीं हो सकता, यह कानून कहता है। भारतीय दंड संहिता इस धारा 81 में आवश्यकता के सिद्धांत, तत्व या शर्तें, जो कि एक प्रसिद्ध मुकदमे जिसे धनिया दाजी यानी वो 1868 का मुकदमा है उसके नाम से जाना जाता है और आज भी न्यायालय इस केस में प्रतिपादित इन सिद्धांतों को मानकर ही निर्णय देते हैं। इसमें पहला सिद्धांत ये है कि कार्य या हानि पहुंचाने के किसी आपराधिक इरादे के बिना होना चाहिए। अर्थात
इस धारा के तहत प्रदान किए गए बचाव का उपयोग करने के लिए, लाभ पाने के लिए जो भी आपराधिक कृत्य है वो बिना किसी बुरे इरादे से किया होना चाहिए। जानबूझकर किए गए गलत काम को किसी भी हालत में उचित नहीं ठहराया जा सकता। उदाहरण के लिए यदि रमेश देखता है कि एक बाघ सुरेश पर हमला करने वाला है और रमेश ने बाघ को गोली मारी क्योंकि उसे यकीन था कि यह बाघ सुरेश को मार सकता है। यहां यदि अनजाने में रमेश सुरेश को ही गोली मार देता है तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं होगा, क्योंकि उसका इरादा सुरेश को मारने का नहीं था, उसको बचाने का था। दूसरी शर्त है कि यह कार्य सद्भावना पूर्वक किया गया होना चाहिए। सद्भावना यानी सम्यक सतर्क सावधानी। यदि कोई व्यक्ति बुरे इरादे से कोई कार्य करता है तो अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए उत्तरदायी होगा। आईपीसी की धारा 81 के तहत बचाव का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब किया गया अपराध सद्भावना से किया गया। तीसरी शर्त 81 के बचाव के लिए यह है कि कार्य किसी अन्य हानि को रोकने टालने के लिए किया गया होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि किया गया अपराध बचाव के लिए अन्य बड़े नुकसान को रोकने और उससे बचने के लिए किया जाना चाहिए। आईपीसी की धारा 81 जू नेसेसिटस के सिद्धांत पर आधारित है। ये एक लैटिन उक्ति है। इस सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी भी कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी भी कहा जाता है। यह सिद्धांत दो सूक्तियों से निकला है। नेसेसिटास नो हाबट, जिसका अर्थ है कि आवश्यकता कोई कानून नहीं जानती, और दूसरी कहावत है नेसेसिटास विंसिट लेग्यूम, आवश्यकता का अर्थ ही कानून है। यह सिद्धांत का प्रतीक है कि जहां आरोपी बड़े नुकसान को टालने के लिए कम नुकसान को चुनता है वहां उसे सजा से छूट मिल जाती है। बिना किसी आपराधिक इरादे के अधिक नुकसान को रोकने के लिए अभियुक्त का कोई कृत्य आवश्यकता के दायरे में आता है। अधिक हानि से रोकने के लिए ऐसा कार्य सद्भावना से किया जाना चाहिए। जहां आरोपी के पक्ष में ऐसे सकारात्मक सबूत हों वहां मकसद का कोई सवाल मायने नहीं रखता है। इस सिद्धांत की उत्पत्ति दो कहावतों से और निकलती है। पहला है क्वाड नेसेसिटास नॉन हेबट लेगम, यानी आवश्यकता कोई कानून नहीं जानती, और नेसेसिटास विंसिट लेगम यानी आवश्यकता कानून पर हावी हो जाती है। आवश्यकता का सिद्धांत मानता है कि अधिक अच्छाई प्राप्त करने के लिए कानून को तोड़ना होगा। यह धारा अच्छे विश्वास के साथ और बिना किसी आपराधिक इरादे के कार्य करने का आदेश देती है। यानी मेंसरिया अर्थात दुराशय का अभाव ऐसे कार्यों में होना चाहिए। जैसे आग को फैलने से रोकने के लिए कुछ फसल को नष्ट कर देना, या कोई डॉक्टर है और कोई व्यक्ति आकस्मिक चिकित्सा की दृष्टि से जान बचाने के लिए अगर डॉक्टर उसका कोई अंग काट देता है, जहां यदि कोई बड़ी भीड़ को एक्सीडेंट से बचाने के लिए और ब्रेक फेल हो गए हैं और भेड़ों की रेवड़ पर कोई गाड़ी चढ़ा देता है तो इस धारा के अंतर्गत उसको दोषी नहीं माना जाएगा। धारा 81 में कुछ प्रमुख लीडिंग केस, जिसमें से एक केस है जॉन पार्कर बनाम आर.डी. डुडले और स्टीफन्स। ये बहुत प्रसिद्ध केस है, कानून के सारे लोग इसको जानते हैं कि थॉमस डुडले और एडविन स्टीफन्स प्रतिवादी थे। वो प्रतिवादी और रिचर्ड पार्कर नाम का एक केबिन बॉय एक जहाज दुर्घटना के कारण बिना भोजन और पानी के नाले में बह गए थे, नाव में बह गए थे। बाद में 18वें दिन जब वे तीनों 7 दिनों तक बिना भोजन के और 5 दिनों तक बिना पानी के समुद्र में थे, तो डुडले ने स्टीफन के सामने प्रस्ताव रखा कि हम सबको बचने के लिए हम में से किसी एक को मार डालना चाहिए, और उन्होंने फैसला किया कि पार्कर को मारना उचित होगा क्योंकि वो वैसे भी मरने वाला है, ताकि वे इसे अपनी जान बचा सके। और 20वें दिन डुडले और स्टीफन दोनों ने पार्कर को मार डाला और 4 दिनों तक उसका मांस खाकर वो जिंदा रहे। बाद में जहाज ने उन्हें बचाया और उन पर रिचर्ड पार्कर की हत्या का आरोप लगाया गया। तो आप देखिए कि यहाँ न्यायालय द्वारा आवश्यकता के सिद्धांत को मानते हुए कहा गया कि भाई अपनी जान बचाने के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या करना वैसे तो उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन भूख की अत्यधिक आवश्यकता के तहत आपने जो काम किया वो भी ठीक नहीं है। उसके बाद प्रतिवादियों को उन्होंने मौत की सजा सुनाकर उसे बाद में उसे घटाकर 6 महीने की कैद का कर दिया। इसी प्रकार एक मामला और है संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम होम्स 1842। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कोर्ट करता है। इस मामले में विलियम ब्राउन नाम का एक अमेरिकी जहाज जिसमें 65 यात्री और 17 चालक दल के सदस्य थे, एक हिमखंड से टकरा गया और तेजी से डूब गया।
परिणाम स्वरूप जो लॉन्ग बोट थी वो तूफानी समुद्र पर बह गई और नाव को डूबने से बचाने के लिए चालक दल के कुछ लोगों ने कुछ यात्रियों को जहाज से नीचे फेंक दिया। बाद में जब चालक दल के सदस्यों में से एक पर मुकदमे की सुनवाई के लिए मामला आया तो अदालत ने कहा कि ये जो आवश्यकता की ऐसी स्थितियों को आपराधिक हत्या के आरोप के खिलाफ बचाव माना जा सकता है, क्योंकि अदालत ने कहा कि जिन लोगों की बलि दी जाती है उनका चयन उपस्थित लोगों के समूह के आधार पर निष्पक्ष रूप से करना चाहिए। यानी कि अदालत ने उनको दोषी नहीं ठहराया, उन्हें छोड़ा। ऐसे ही केस है रेक्स बनाम बॉर्न 1938 का। इस मामले में 14 वर्षीय युवा लड़की गर्भवती हो गई क्योंकि उसके साथ 5 सैनिकों ने बलात्कार किया था और जो प्रतिवादी थी यानी आरोपी जो थी स्त्री रोग विशेषज्ञ थी, उन्होंने लड़की के माता पिता की सहमति से उसका गर्भपात करा दिया था और वो गैरकानूनी था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर बलात्कार पीड़िता को जन्म देने की अनुमति दी गई तो वो मर सकती है। मामले के तथ्यों सुनने के बाद अदालत ने प्रतिवादी को गैरकानूनी तरीके से गर्भपात कराने के अपराध का दोषी नहीं माना। प्रतिवादी को दोषी नहीं माना गया क्योंकि उसने स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में एक बड़ी हानि को टालने के लिए छोटी हानि करते हुए अपना कार्य अच्छे विश्वास से काम किया। ये तो कुछ विदेशी मामले थे, लेकिन भारतीय न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग बनाम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी 1996, टाटा सेल्यूलर बनाम भारत संघ 1994 के मामलों में भी आवश्यकता के सिद्धांत को मानते हुए और वहां पर जो है सजा से बरी किया है लोगों को। ग्वालियर वाले इस केस में भी यदि एबीवीपी के छात्र कार्यकर्ताओं ने बीमार बेहोश कुलपति की मौत की बड़ी हानि को रोकने के लिए, अपूरणीय हानि को रोकने के लिए बिना किसी आपराधिक इरादे के सद्भावना पूर्वक कुलपति को हॉस्पिटल ले जाने के लिए यदि उस कार को ड्राइवर से ले भी लिया था तो यह कार्य धारा 81 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता। इस आधार पर विद्यार्थियों को अपराध के समान अपवाद का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। इस मामले में दूसरा प्रश्न है कि क्या छात्रों को डकैत मानकर उन पर डकैती का केस दर्ज करना उचित था। इस संबंध में विदित हो कि मध्य प्रदेश डकैती और व्यापरण प्रभाव क्षेत्र अधिनियम की धारा 2 में डाकू शब्द की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार डकैत प्रभावित क्षेत्र में, यानी ये चंबल के 8-10 जिले हैं, डकैती और अपहरण के संदर्भ में डकैत ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के तहत दंडनीय अपराध करता है या उसने किया है। अब यहां एपीसी की धारा 395 के अनुसार जो कोई डकैती करेगा वो आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। ये गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, ये उसमें कहा है। अब ये भी जान लेते हैं कि डकैती की धारा क्या है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 391 के अनुसार जब 5 या अधिक व्यक्ति मिलकर लूट करते हैं या करने का प्रयास करते हैं या उसमें मदद करते हैं तो यह माना जाएगा कि डकैती करते हैं। विदित होगी ग्वालियर के मामले में तो सिर्फ 2 छात्रों पर डकैती का केस लगा दिया गया, जो कि सरासर गलत है। मुझे तरस आता है पुलिस वालों की बुद्धि पर। इसी संबंध में आगे मध्य प्रदेश डकैती और व्यापरण प्रभाव क्षेत्र अधिनियम की धारा 2 में कुछ निर्दिष्ट अपराध दिए गए हैं। जब उन अपराधों का हम अध्ययन करते हैं तो उनमें जो भी अपराध दिए गए हैं उसमें से कोई भी अपराध इस केस में एबीवीपी के विद्यार्थियों द्वारा करा हुआ प्रतीत नहीं होता। जैसे कि धारा 2F में ये जो अपराध है उसमें जो ये डकैती प्रभावित क्षेत्र का जो अधिनियम है विशेष रूप से चंबल इलाके में बनाया गया है, उसमें धारा 3 के तहत घोषित क्षेत्र के संबंध में किए गए अनुसूची में जो निर्दिष्ट अपराध हैं, यदि वो अपराध धारा 302, धारा 303, 304, 307, 308, 325, 326, 327 या 329 आईपीसी के तहत दंडनीय है। अधिनियम की धारा 2F के तहत अनुसूची का खंड 5 डकैती के पहले या बाद में जो भी इकट्ठे हुए डकैती करने की तैयारी कर रहे व्यक्तियों को भोजन सामग्री देना, उन्हें कपड़े पहुंचाना, साधन परिवहन अन्य वस्तुओं के आपूर्ति संबंधित है। अब उस समय डकैत जब चंबल में थे, जब ये सारे कामों को अपराध माना गया था, भाई कार छीनने में कहां से अप्लाई हो रहा है। कुल मिलाकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इन मासूम छात्रों का कोई भी कार्य इस डकैती शब्द की परिभाषा में नहीं आता है। अतः उन पर लगाया गया डकैती के अपराध का केस या तो किसी मूर्ख भ्रष्ट पुलिस वाले द्वारा लगाया गया है या किसी पढ़े लिखे पुलिस वाले द्वारा जज के दबाव में आकर लगाया गया है। क्योंकि
किसी पढ़ने वाले मासूम विद्यार्थी जिनका किसी डकैत गिरोह या ऐसी वैसी किसी भी आपराधिक रिकॉर्ड को कोई प्रश्न नहीं है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसा देशभक्त और सेवाभावी संगठन उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा किसी गंभीर बीमार की जान बचाने के लिए सिर्फ गाड़ी लेने के कारण डकैती का अपराध लगा देना कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और मानव अधिकारों का भी उल्लंघन है। साथ ही घोर गंभीर प्रशासनिक लापरवाही और मनमानेपन का भी उदाहरण है, जिसे न्यायालय को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। चंबल क्षेत्र के इस कानून की जब मैंने अध्ययन किया, जानकारी ली, तो उससे पता चला कि मार्च 2023 के राज्य विधानसभा रिकॉर्ड के अनुसार मध्य प्रदेश से अब सभी डाकू गायब हो गए और मध्य प्रदेश राज्य में अब कोई डकैत गिरोह सूचीबद्ध नहीं है। फिर भी अप्रैल 2020 और फरवरी 2023 के बीच पुलिस वालों ने ग्वालियर चंबल क्षेत्र के 6 जिलों में इस डकैती विरोधी कानून के तहत 922 एफआईआर दर्ज की है। और एफआईआर के अलावा डकैती की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए के नाम पर 2017-18 और 2019-20 के बीच यानी 3 सालों में 115 करोड़ रुपए का फंड भी खर्च किया गया है। चंबल क्षेत्र के लोगों का कहना है कि डकैती विरोधी कानून जो कभी ग्वालियर चंबल के भीड़ों में घुसपैठ करने वाले खूंखार डकैतों को दबाने के लिए एक उपयोगी उपकरण था, अब इसका इस्तेमाल पुलिस सरकारी फंड में भ्रष्टाचार करने और प्रतिशोध की कार्रवाई करने के लिए कर रही है। कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक सामाजिक असहमति को दबाने और विरोधियों को चुप कराने के लिए किया जा रहा है। वास्तव में लोकतंत्रात्मक राष्ट्र में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस कानून के बढ़ते दुरुपयोग के बीच मध्य प्रदेश में इस कानून को रद्द करने की मांग जोर पकड़ रही है। इस मामले में अगला प्रश्न यह भी है कि क्या मासूम छात्रों को मानवीय भाव से कार्य करने पर डकैत बताकर जेल भेजने वाले इस मामले में ड्राइवर, पुलिस अधिकारी और जज पर भी कोई कार्रवाई होना चाहिए? तो मेरा यह मानना है हाँ, ड्राइवर पर, कुलपति पर आसन्न मृत्यु के संकट की जानकारी होने पर भी उसे अस्पताल पहुंचाने से मना करने के लिए उस ड्राइवर पर धारा 304A आईपीसी के तहत गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि शासकीय वाहन का उपयोग क्या किसी जज को ट्रेन से घर लाने और ले जाने के निजी कार्य के लिए हो सकता है? घटना के दौरान जज महोदय और डकैती का केस लगाने वाले पुलिस अधिकारी के बीच यदि कोई मोबाइल कन्वर्शन हुआ है, कोई बातचीत हुई है, तो उसके रिकॉर्ड की जांच होना चाहिए। विद्यार्थियों की जमानत खारिज करने वाले जज और गाड़ी वाले जज की मोबाइल पर बातचीत या संपर्क की भी जांच होना चाहिए। एक लॉ प्रोफेसर होने के नाते मेरा माननीय उच्च न्यायालय को यह करबद्ध विनम्र सुझाव है कि न्याय के हित में इस मामले का स्वतः संज्ञान लेकर धारा 482 के तहत प्राप्त शक्तियों का सदुपयोग कर सेवाभावी, साहसी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इन कार्यकर्ताओं से एफआईआर निरस्त करें और उन्हें सम्मानपूर्वक रिहा करने का कष्ट करें। तो ये एक अनुकरणीय कदम होगा। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि यदि न्यायालय किसी कारणवश ऐसा नहीं करता है तो विधानसभा में प्रस्ताव लाकर विद्यार्थियों को उन्मोचित कराने का कष्ट करें। साथ ही इस मामले में ड्राइवर, पुलिस अधिकारी और माननीय जज के विरुद्ध निष्पक्ष जांच कराकर सही तथ्यों को सामने लाने का कष्ट करें और इस डकैती संबंधित काले कानून को भी निरस्त कर इस डकैती क्षेत्र में 115 करोड़ रुपए जो 3 साल में खर्च किए गए हैं उसकी भी जांच कराकर उन दोषियों पर कार्रवाई करें और उनसे वसूली की जाए। मैं हमारे उन सेवाभावी, संवेदनशील, देशभक्त दोनों विद्यार्थियों को के लिए मैं यहाँ घोषणा करता हूं कि जो हमारा ये कोर्टनामा का अंक है ये हमारे फाउंडेशन के द्वारा प्रायोजित होता है और हमारे फाउंडेशन ने ऐसे विद्यार्थियों को भोपाल बुलाकर सम्मानित करने का निर्णय लिया है। शीघ्र हम उन विद्यार्थियों को पॉलिसी एंड लीगल रिसर्च फाउंडेशन की ओर से सार्वजनिक रूप से सम्मान करेंगे। साथ ही मैं यह भी निवेदन करता हूं कि अन्य समाज संस्था भी ऐसा अनुकरणीय कार्य करें। अंत में लॉन्ग लिव एबीवीपी, लॉन्ग लिव वंदे मातरम, जय हिंद। मेरे इस कोर्टनामा के अंक को आप लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को जानकारी देने के लिए और उस कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने के लिए इस वीडियो को यदि शेयर करेंगे तो अनुग्रह होगा। धन्यवाद।